Parkwheels.com, Pakistan's #1 marketplace for buying and selling of cars, bikes and auto parts. अस्सलाम वालेकुम पार्क व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मंज और आज मैं आपके लिए पार्क व्हील्स एक्सपर्ट रिव्यू सीरीज़ का एक और एपिसोड लेके आया हूँ। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू कर रहे हैं वो सुजुकी ऑल्टो AGS VXL वेरिएंट है। ये पाकिस्तान में लॉन्च होने वाली सबसे पहली 660 सीसी गाड़ी है जो कि लोकली मार्केट में प्रोड्यूस हुई है और यही वजह है कि इस गाड़ी के लॉन्च को इस साल का मोस्ट एंटिसिपेटेड अगर लॉन्च कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा। इससे पहले पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा 660 सीसी गाड़ियाँ हमें नज़र आती हैं मार्केट में चलती हुई, बट वो तमाम गाड़ियाँ वो हैं जिनको JDM कार कहा जाता है, यानी कि जैपनीज़ डोमेस्टिक मॉडल, और वो तमाम गाड़ियाँ जापान के लिए बनी होती हैं मगर वो पाकिस्तानी मार्केट में इंपोर्ट होकर इस्तेमाल होती हैं। तो जापान में इन गाड़ियों को बेसिकली इसलिए बनाया गया था, इनको की कार्स भी कहा जाता है क्योंकि एक तो इनके अंदर मनूवरेबिलिटी बहुत आसान है, दूसरा इनकी फ्यूल इकॉनमी बहुत अच्छी है। आज अगर हम इस ऑल्टो की बात करें तो दुनिया में ऑल्टो की 8 जनरेशन है और पाकिस्तान में आने वाली चौथी इसकी जो एट्रिशन है। इससे पहले 1989 से पहले जो है आपके पास FX आती थी, 89 में उसको ऑल्टो का नाम दे दिया गया, फिर उसको मेहरान कह दिया गया, फिर सन 2000 से लेकर 2011 तक 1000 सीसी ऑल्टो आई थी और ये पाकिस्तान में आने वाली चौथी ऑल्टो है। इस गाड़ी की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जापान के अलावा पाकिस्तान दूसरी कंट्री है पूरी दुनिया में जहां ये गाड़ी लोकली प्रोड्यूस की जा रही है। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की सड़कों पे बहुत सी 660 सीसी गाड़ियाँ फिर रही हैं जो कि डिफरेंट ब्रांड्स की हैं, डिफरेंट रंगों में हैं, उनके डिफरेंट साइज़ हैं, मगर उन सब के अंदर एक प्रॉब्लम है कि उनके अंदर वारंटी नहीं दी जाती। इस गाड़ी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि सुजुकी जो है पूरे पाकिस्तान में इसकी वारंटी दे रहा है, जो कि मेरे ख्याल से काबिल सताइश बात है। अगर हम एक्सटीरियर की बात करें तो हम पहले भी सुजुकी जो ऑल्टो इंपोर्टेड वाली JDM वेरिएंट है उसका एक रिव्यू कर चुके हुए हैं और एक गाड़ी का जो एक्सटीरियर है वो ऑलमोस्ट तकरीबन वैसा ही है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा साथ साथ अगर उसमें कोई चेंजेस है तो मैं आपको बताता चलूँ। अगर हम फ्रंट की बात करें तो गाड़ी की जो हेडलाइट्स हैं बहुत खूबसूरत हैं विद इंटीग्रेटेड इंडिकेटर इनसाइड। गाड़ी की जो फ्रंट ग्रिल है वो भी अच्छी है। अगर हम इसको JDM से कंपेयर करें तो जैपनीज डोमेस्टिक मॉडल जो गाड़ी आती थी उसका बाकी जो फ्रंट है बिल्कुल सेम था सवाए इस गैप के। अगर हम वैसे ओवरऑल गाड़ी की शेप की बात करें तो मैं हमेशा ये बात बताता आता हूँ कि जो इकोनॉमी सेक्टर की गाड़ियाँ होती हैं उनके अंदर शेप को इतना बड़ा जो है मैटर नहीं करती, बेसिक मकसद जो है गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी है। और इस तरह अगर हम देखें तो गाड़ी की जो शेप है वो एरोडायनामिक्स बनाई गई है ताकि गाड़ी से मैक्सिमम फ्यूल एफिशिएंसी ली जाए। एक चीज़ जिसकी मुझे कमी महसूस होती है वो गाड़ी में फॉग लैंप्स हैं, मुझे इसमें प्रोविजन भी नज़र नहीं आती कि आप इसमें आफ्टर मार्केट फॉग लैंप लगा सकें। एक और चीज़ जो कि JDM मॉडल से डिफ्रेंशिएट करती है इस गाड़ी को वो इसके फेंडर्स हैं। जो जापानी गाड़ी है उसके अंदर जो अगले दोनों फेंडर्स हैं वो प्लास्टिक के हैं, बट पाकिस्तानी गाड़ी में ये लोहे के फेंडर है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में मोटरसाइकिल और साइकिलों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि अगर आप इसको प्लास्टिक का या फाइबर का रखते हैं तो उसके रिपेयर और टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसी तरह अगर हम बात करें गाड़ी की साइड के ऊपर तो गाड़ी की साइड की शेप में भी हम देखें तो एरोडायनामिक्स के अलावा आपको कोई खास गाड़ी के अंदर ऐसा फीचर नज़र नहीं आता। सिवाय इसके कि आप इसमें देख सकते हैं इसमें जनरल का टाइकोन रेडियल टायर डला हुआ है जो कि ट्यूबलेस है और उसका साइज़ 145/80 R13 है। 13 इंच का रिम है गाड़ी के अंदर। गाड़ी के जो साइड मिरर्स हैं और जो ये डोर हैंडल्स हैं ये बॉडी कलर के हैं बिकॉज ये VXL AGS जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है उसके अंदर है। तमाम वेरिएंट्स के अंदर जो इनका कलर कम्बिनेशन है वो डिफरेंट हो सकता है। गाड़ी की जो पेंट क्वालिटी है वो मेरे ख्याल से इसमें इंप्रूवमेंट का चांस है। अगर मैं अपनी नज़र से देखूं तो मुझे लगता है कि देयर इज़ स्टिल रूम टू इम्प्रूवमेंट। याद रहे ऑल्टो के अंदर सुजुकी ने 7 कलर मुतारिफ कराए हैं जिनके अंदर मेटालिक कलर्स भी शामिल हैं। अगर हम गाड़ी के पीछे से बात करें तो गाड़ी की जो डिग्गी है उसकी लुक बड़ी बल्की है और ख़ूबसूरत है। इसके अलावा गाड़ी के अंदर रूफ माउंटेड ब्रेक लैंप भी है, डिफोगर भी दिया गया है। एक चीज़ जिसकी कमी मुझे हमेशा लोकल हैचबैक्स में महसूस होती है वो इसमें भी है कि इसमें वाइपर नहीं दिया गया। अब आम गाड़ी और हैचबैक का डिफरेंस ये है कि आम गाड़ी की जो बैक स्क्रीन होती है वो ज़रा टिल्टेड होती है और आप गाड़ी जब चलती है तो उसमें मिट्टी और पानी जो है वो ठहरते नहीं और गुजर जाते हैं, जबकि हैचबैक के केस में जब हवा कट कर जाती है तो यहाँ पे मिट्टी और पानी दोनों जम जाते हैं। मेरे ख्याल से लोकल ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को और असेंबलर्स को जो है वाइपर और हैचबैक गाड़ी के अंदर वाइपर की जो मौजूदगी है उसकी कमी का जो अभी ज़रूरत का एहसास जो है वो तक महसूस नहीं हुआ। आई गेस विद कमिंग टाइम दिट विल ऑल्सो बी टेकन केयर ऑफ। इसके अलावा अगर गाड़ी की पिछली शेप देखें तो जो इसकी पिछली लाइटें हैं ना उनकी जो लोकेशन है वो मेरे लिए थोड़ी ट्रिकी मुझे लगती है क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप सिग्नल्स पे खड़े हैं और मोटरसाइकिल वाले अक्सर आपकी गाड़ी के बम्पर के अंदर आके मोटरसाइकिल मारते हैं तो उस सूरत में ये जो लाइट है इसके टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ओवरऑल इसकी अगर पीछे हम एम्बलेम्स की मौजूदगी देखें तो बाकी इसके अंदर जो इंपोर्टेड गाड़ी और लोकल गाड़ी के अंदर कोई ख़ास वेरिएशन नहीं है, सवाए इसके कि आपको जो इसके अंदर इंटीग्रेटेड जो है अगर बम्पर के अंदर आप देखें तो आपको मड फ्लैप जो इंटीग्रेटेड मिलते हैं। जहाँ तक गाड़ी की बूट कैपेसिटी का ताल्लुक है तो हम चेक करते हैं। वैसे तो एक हैचबैक है और उसमें जगह कम होती है, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें काफ़ी डिसेंट स्पेस मौजूद है कि एक बड़े साइज़ का लगेज भी आ सकता है और अगर आपने इसमें ज़्यादा स्टोरेज करनी है तो आप सीट को लिटा के स्पेस को बढ़ा भी सकते हैं, बट उस केस में ऑब्वियसली आपके जो पैसेंजर्स हैं उनकी स्पेस कम हो जाएगी। इसके अलावा इस फट्टे के नीचे गाड़ी की जो है टूल किट मौजूद है और उसके साथ साथ जो पंचर रिपेयरिंग किट और एयर पम्प भी मौजूद है। गाड़ी के अंदर इमोबिलाइज़र की विद कीलेस एंट्री मौजूद है।
गाड़ी के इंटीरियर में अगर हम बैठें तो गाड़ी का जो इंटीरियर की क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी है, जो पहली फील आपको आती है वो बहुत बेहतर है। अगर आप इसको कंपेयर करें सुजुकी की पहले आने वाली गाड़ियों से तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है। गाड़ी का डैशबोर्ड 2 टोन कलर के अंदर है, इसमें ग्रे और डार्क ग्रे का कम्बिनेशन है, और इसी तरह डैशबोर्ड के अलावा दरवाज़ों के अंदर भी ये कलर कम्बिनेशन जा रहा है। अगर आप स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो मुझे ये थोड़ा सा डल ज़रूर लगता है, और अगर इसका JDM वेरिएंट देखें तो उसमें ये पार्ट जो है वो ज़रा ग्रे कलर का आता है। तो अगर मैं ये गाड़ी खरीदूँ तो मैं इसको सबसे पहले अपने टेस्ट के मुताबिक ग्रे कलर में पेंट कर लूँगा। इसके अलावा अगर आप गाड़ी के स्पीडोमीटर को देखें तो उसके अंदर तमाम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपकी फ्यूल एवरेज, इंस्टेंट फ्यूल एवरेज, डिस्टेंस टू एंड मतलब आपका रेंज है वो बता रहा है, ट्रिप A, ट्रिप B, और इसके अलावा गाड़ी का जो फ्यूल इंडिकेटर है। एक इंपॉर्टेंट बात जो मुझे इन तमाम गाड़ियों में नज़र आई है, जो नई आने वाली गाड़ियाँ हैं, कि इनके अंदर टेम्परेचर की कोई सुई मौजूद नहीं है, और आप जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो एक नीले रंग का एक साइन आ जाता है जो कि आपको शो करता है कि गाड़ी ठंडी है या गर्म। इस टाइम ये लाल शो कर रहा था। उसके अलावा जब तक गाड़ी गर्म नहीं हो जाती आपको कोई साइन नज़र नहीं आता, जो कि मेरे ख्याल से मेरे जैसे ओल्ड स्कूल इंसान के लिए एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। बिकॉज आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपकी अगर लेट्स से टेम्परेचर गाड़ी का इंक्रीज़ कर रहा होता है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, तो आप गाड़ी का AC बंद कर सकते हैं या आप गाड़ी को ठंडा करने के लिए साइड पर रोक सकते हैं। जबकि इन मॉडर्न गाड़ियों में जब तक आपकी गाड़ी का टेम्परेचर फुल लाल नहीं हो जाएगा और अपनी हीट अपनी मैक्सिमम पे नहीं पहुँच जाएगी, उसकी लाइट नहीं जलती। ये सिर्फ इस गाड़ी के लिए नहीं है, मेरा ख्याल है तमाम नई आने वाली गाड़ियों के अंदर ये फीचर मौजूद है, जो कि मुझे थोड़ा डिस्टर्बिंग लगता है। मुझे लगता है कि इसके अंदर टेम्परेचर गेज होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपको यहाँ पे कप होल्डर्स दिए गए हैं, आगे भी 2 हैं, पीछे भी 2 हैं। डैशबोर्ड जो है, कंसोल बॉक्स मौजूद है गाड़ी के अंदर। इसके अलावा गाड़ी की जो गियर की पोजीशन है वो भी इधर नॉन कन्वेंशनल किस्म की है। आम गाड़ियों का जो गियर है वो फ्लोर पे होता है, और इस गाड़ी के भी जो मैनुअल वेरिएंट का गियर है वो फ्लोर पे है। बट इस केस में जो कि ऑटोमेटिक AGS गियर शिफ्ट वाली गाड़ी है, उसका जो गियर है वो आपके ऐसी लोकेशन पे है कि आपके बिल्कुल आर्म लेंथ पे आप गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको झुकना भी नहीं पड़ता और आपकी बड़ी रीच में है। इसके अलावा गाड़ी के अंदर एनालॉग क्लाइमेट कंट्रोल है, जो कि अगर हम JDM से कंपेयर करें तो मेरा ख्याल है उसमें डिजिटल आता है, बट इसमें एनालॉग क्लाइमेट कंट्रोल मौजूद है। अगर हम गाड़ी के इंफोटेनमेंट यूनिट की बात करें तो गाड़ी के इंफोटेनमेंट यूनिट बहुत खूबसूरत है। इसके अंदर स्क्रीन मिररिंग भी मौजूद है। इसके अलावा SD कार्ड, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, इस तरह की तमाम मॉडर्न फीचर्स मौजूद हैं। इसकी टच जो है वो भी ठीक है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी बहुत आसान है एज़ अपोज टू अदर कार्स, जिनमें मैं हमेशा मेंशन करता रहता हूँ कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का इशू रहता है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आसान है। अगर आपने म्यूज़िक सुनना है तो म्यूज़िक की क्वालिटी और वॉइस भी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आपने इसको ब्लूटूथ टेलीफोन इस्तेमाल करना है तो मेरी नाक़िस राय ये है कि पाकिस्तान में आने वाली तमाम गाड़ियों की तरह इस गाड़ी के अंदर भी ब्लूटूथ के फ़ोन की जो कनेक्टिविटी है या उसको यूज़ करना है वो इतना ईजी नहीं है। बिकॉज आप जब आवाज़ बोलते हैं तो अगली जो पार्टी है उसको आवाज़ जाती नहीं है या आपको ऊँचा बोलना पड़ता है। मेरे लिहाज से एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि आप गाड़ी चलाते हुए फ़ोन का इस्तेमाल ना करें। इसमें एक चीज़ जिसकी कमी मुझे महसूस होती है वो रिवर्स कैमरे की कमी है, जो कि आप खुद लगवा सकते हैं, बट अगर इसमें बिल्ट इन दे दिया जाता तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होता। इसके अलावा अगर हम गाड़ी के राइट साइड पे आ जाएं तो JDM गाड़ी में आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिलती हैं, और इस गाड़ी में अगर आप देख सकें तो ये खाली स्विचेज़ हैं। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल बात करें तो उनमें से कोई भी ऐसी ऑप्शन नहीं जो हमारे मुल्क में इस्तेमाल की जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन होता है, यहाँ पे इको आइडल का बटन होता है, यहाँ पे हेडलाइट एडजस्टमेंट का बटन है, या यहाँ पे रेडार है जो कि आपको ऑटोमेटिक ब्रेकिंग की हेल्प करता है। सो JDM वेरिएंट्स में यहाँ पे 4 बटन होते हैं, इस गाड़ी में ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल ऑप्शंस की बात करें, जैसे कि इस गाड़ी के अंदर पावर विंडोज़ हैं, 4 पावर विंडोज़ हैं विद ऑटो फंक्शन इन द ड्राइविंग सीट, रिट्रैक्टेबल मिरर, डुअल एयर बैग, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग। सो ऐसी कोई भी प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं है जो कि किसी भी इंपोर्टेंट वेरिएंट गाड़ी में आती हो, इस तरह के लेवल की गाड़ी यानी 660 सीसी जितनी इंपोर्टेड आती हैं, जो इस गाड़ी में मौजूद ना हो। ऐसी भी गाड़ियाँ मौजूद हैं होंडा की जो कि 29 लाख रुपए की गाड़ी है, और उसके अंदर ना तो एयर बैग है ना ही इस तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जैसे रिट्रैक्टेबल मिरर है। जहाँ तक गाड़ी की हेड और लेग स्पेस का ताल्लुक है तो गाड़ी के अंदर एंट्री और एग्जिट तो बहुत ईजी है। जहाँ तक गाड़ी में लेग स्पेस का ताल्लुक है तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्पेस मौजूद है, जबकि अगली सीट जो है उसको भी अभी तक फुल पीछे किया गया है, और बड़े आराम से जो है मेरे ख्याल से गाड़ी के अंदर 2 एडल्ट्स तो बड़े आराम से बैठ सकते हैं, और अगर लंबा सफ़र है तो 2 एडल्ट्स, लेकिन छोटे सफ़र या शहर के अंदर 3 लोग भी बैठ सकते हैं। इसके अलावा पिछली सीट के ऊपर सीट बेल्ट भी दी गई हैं, जो कि मेरे ख्याल से बड़ा इंपॉर्टेंट और एक अच्छा फीचर है, जो कि हमारे यहाँ पे लोग सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करते, और मेरे ख्याल से ये करना बहुत ज़रूरी है। सुजुकी ऑल्टो के अंदर R सीरीज़ का 660 सीसी 3 सिलेंडर इंजन दिया गया है। अगर हम देखें तो बोनेट के अंदर गाड़ी के जो कंपोनेंट्स हैं वो बड़े कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं। इसके अंदर आपको अगर देखें यहाँ पे AGS यूनिट आएगा जो कि ऑटो गियर शिफ्ट यूनिट होता है, गाड़ी के गियर शिफ्टिंग की हेल्प करता है। इसके अलावा ABS ब्रेक का यूनिट है, और आप गाड़ी का जो R सीरीज़ इंजन है जिसके 39 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, और उसका सबसे बड़ा जो उनका यूनिक सेलिंग पॉइंट आप कह सकते हैं वो फ्यूल इकॉनमी है। गाड़ी की जहाँ तक ड्राइव का ताल्लुक है, एक तो सबसे पहले काफ़ी लोगों ने बोला कि शायद ये गाड़ी अंडर पावर है, मेरे अपने दोस्तों ने भी और भी कलीग्स ने भी बोला, बट मेरे ख्याल से गाड़ी के अंदर ऑप्टिमल पावर मौजूद है।
हमें ये सोचना चाहिए कि हम एक 660 सीसी गाड़ी चला रहे हैं, कोई रॉकेट नहीं चला रहे। पहली बात, गाड़ी की बहुत डिसेंट पिक है, मैंने 4 लोगों को बिठा के भी दिया और गाड़ी को आप जब फ्लोर करते हैं गाड़ी इंस्टेंट रिस्पॉन्स देती है। यस, गाड़ी के अंदर AGS जो है ऑटो गियर शिफ्ट मौजूद है और उसको चलाने का एक तरीका है। अगर आप उसको गियर शिफ्ट गलत तरीके से करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद गाड़ी बहुत लैग ले रही है गियर शिफ्ट के अंदर। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा कि AGS को कैसे इस्तेमाल करना है। सो व्हेनेवर यू चेंज गियर, बड़े तरीके से आप चेंज करेंगे तो गाड़ी की जो एक्सेलरेशन है बहुत डिसेंट है। गाड़ी की AC की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो मैंने पहले भी बताया कि गाड़ी की AC की परफॉर्मेंस डिसेंट है, अगले 2 बंदों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जो पिछली सीट पे लोग बैठते हैं, अगर एक हॉट समर डे हो तो उनके लिए जो है कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन हो सकती है। उसकी 2 वजह हैं। एक तो 660 सीसी गाड़ियों का जनरली जो AC होता है वो इतना तेज़ नहीं होता। फिर भी कंपैरेटिवली जो इंपोर्टेड 660 सीसी गाड़ियाँ हैं जिनके अंदर ENE हो गई या आपके पास वो हो गई दूसरी इको आइडल वाली गाड़ी, उनसे बहुत बेहतर AC है इस गाड़ी का। दूसरी वजह इस गाड़ी के जो AC की थ्रो पीछे ना पहुँचने की वजह है वो इस गाड़ी की सीट्स हैं। इस गाड़ी की जो फ्रंट सीट्स हैं उनकी कुशनिंग बहुत अच्छी है, मतलब वेलकमिंग सीट है। आप गाड़ी में बैठते हैं तो आपको एक अच्छी फील आती है और सीट का साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो जिसकी वजह से पीछे तक जो है ना इस गाड़ी का एयर फ्लो जाने में एक और प्रॉब्लम भी होती है। अब बात करते हैं फ्यूल एवरेज की, जो इस गाड़ी का सबसे पॉजिटिव पॉइंट है या जिस कैटेगरी के लिए गाड़ियाँ बनाई गई थी 660 सीसी गाड़ियाँ, वो फ्यूल एवरेज है। मैंने इस गाड़ी को तकरीबन 1450 किलोमीटर चलाया है और मेरे मुताबिक इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज शहर के अंदर AC के साथ तकरीबन 17.5 से 18 आती है मेरी ड्राइविंग में, जिसमें हैवी फूड भी शामिल है। गाड़ी को आप अगर उसकी आउटपुट ज़्यादा ले रहे हैं वो भी शामिल है, और अगर आप उसको बहुत प्यार से चलाएं तो ये एवरेज जो है वो 19 तक भी पहुंच सकती है शहर के अंदर। लॉन्ग के अंदर मैंने इसको गाड़ी को चलाया नहीं, लेकिन मेरा अपना आइडिया है कि इन गाड़ियों का जो ज़्यादातर इस्तेमाल है ना वो इंट्रा सिटी ज़्यादा है, बिकॉज ये गाड़ियाँ छोटे इंजन की गाड़ियाँ हैं और इनका मेन मकसद ये है कि ये आपको फ्यूल एवरेज दें एक छोटे इंजन के साइज़ के साथ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लॉन्ग के ऊपर अगर आप इसको चलाएंगे तो इसकी फ्यूल एवरेज में कोई खास बेहतरी नहीं आएगी, वो लगभग इसके करीब ही रहेगी। गाड़ी की जहाँ तक ड्राइव ट्रेन का ताल्लुक है, मैंने आपको पहले बताया कि इसमें ऑटो गियर शिफ्ट है, जो कि बेसिकली एक मैनुअल गियर बॉक्स के साथ ऑटो मोटर दी जाती है, टॉर्क कन्वर्टर, जो कि इसके गियर को शिफ्ट करता है। बट अगर आप इसको मैनुअल चलाना चाहते हैं तो इसमें ऑप्शन मौजूद है, आप इसको शिफ्ट करके अपनी मैनुअल मर्जी से भी गाड़ी को गियर शिफ्ट कर सकते हैं। बट मेरे ख्याल से विद द फैसिलिटी ऑफ AGS, जितना शहरों में रश है, इट्स वेरी ऑप्टिमल कि आप इसको AGS गियर के साथ ही इस्तेमाल करें। इसके अंदर जो गियर बॉक्स मौजूद है वो 5 गियर हैं और गाड़ी की जो गियर शिफ्टिंग है वो बहुत लो RPM पे हो जाती है ताकि फ्यूल इकॉनमी गाड़ी की अच्छी रहे। एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है जो कि आम गाड़ी से डिफरेंट है, आम गाड़ी में हमेशा एक जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि आप जितना गाड़ी को हाई रेव करेंगे उतना गाड़ी का AC अच्छा परफॉर्म करेगा। बट अगेन क्योंकि एक छोटे इंजन की गाड़ी है तो इसमें आपने जब अगर गाड़ी को ओवरटेक करना है तो आपको मैक्सिमम आउटपुट चाहिए होती है इंजन पे। तो जब आप गाड़ी को बहुत ज़्यादा फ्लोर करते हैं किसी गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए तो ऑटोमेटिकली जो है ना गाड़ी का ECU प्रोग्राम्ड ऐसे कि आपकी जो AC की पावर है वो कट कर दी जाएगी एंड यू कैन विजिबली फील अ डिफरेंस कि उसका AC काम छोड़ गया है। और जब आप गाड़ी के ऊपर से अपना पैर हल्का करेंगे, गाड़ी को आराम से चलाना शुरू कर देंगे तो गाड़ी का कंप्रेसर वापस ऑन हो जाएगा। मैं इस गाड़ी का जो सुजुकी का ऐड है वो देख रहा था और उसमें वो बार बार कह रहे थे कि इट्स अ कार ऑफ न्यू जनरेशन, तो मैं सोच रहा था कि इसमें नई जनरेशन की क्या चीज़ है। सो गाड़ी का जब मैं रिव्यू कर रहा था मैंने आपको बताया मैं तकरीबन 1450-1500 किलोमीटर की गाड़ी चलाई है, तो मैंने 2 चीज़ें फील की हैं कि जिस लिहाज से इस गाड़ी को सही तौर पे न्यू जनरेशन की कार कहा जा सकता है। एक तो इस गाड़ी की जो इंजन है, जो R सीरीज़ इंजन है, वो नई टेक्नोलॉजी है, उसकी फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। मेरे ख्याल से एक अच्छी फ्यूचर जनरेशन के लिहाज से अच्छी चीज़ है कि फ्यूचर जनरेशन की कंसिडरेशन की गई है। दूसरी चीज़, अगर हम इस गाड़ी की डायमेंशंस देखें ना, इसकी डायमेंशन जो है वो सुजुकी मैरान से जो ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बट आप इसको ये कह सकते हैं कि एक फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है गाड़ी का कि अगर आप इसमें बैठते हैं तो आपको कहीं से फील नहीं आता कि आप एक छोटी गाड़ी में बैठे हैं। ख़ास तौर पे अगर आप इस टाइम पे, मैंने आगे बैठा हूँ, आप देख सकते हैं कि मैंने सीट फुल पीछे की हुई, कितना ज़्यादा लेग रूम और हेड रूम मौजूद है। उसके अलावा गाड़ी का जो डैशबोर्ड है वो एक आर्म लेंथ के ऊपर मौजूद है। सो गाड़ी में कोई चीज़ ऐसे नहीं लगती कि शायद बहुत ही छोटी गाड़ी है और आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी एक जगह पर डाल दी गई हैं। येस, इस फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन की जो एक कॉस्ट भी है, दुनिया में हर अच्छी चीज़ जो है उसमें कोई ट्रेड ऑफ ज़रूर होता है। गाड़ी की डिज़ाइनिंग के लिए जो इन्होंने स्पेस दी है उस डिज़ाइन रिक्वायरमेंट के लिए, और अगर हम देखें जितनी भी फ्यूचरिस्टिक गाड़ियाँ आने वाली जितनी गाड़ियाँ हैं उन सब में जो है स्पेयर टायर जो है वो नहीं होता। तो येस, इस गाड़ी में स्पेयर टायर मौजूद नहीं है और उसी की ना होने की वजह से आपके पास जो पिछली सीट के अंदर स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है। बट गाड़ी के अंदर आपके पास पंचर रिपेयर किट दी गई है, गाड़ी के अंदर एयर का पंप दिया गया है अगर आपको ज़रूरत पड़े। बट ये एक ऐसी चीज़ है कि मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान की सड़कों के लिए कोई बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है। इवन विद कार्स लाइक मर्सिडीज़ जिनके अंदर रन फ्लैट टायर आते हैं, मुझे लगता है कि हमारी सड़कें इस तरह की जिनके ऊपर सरिये हैं या ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि जो गाड़ियों के टायर के लिए ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा किलर हैं। और मुझे लगता है कि पाकिस्तानी मार्केट के लिहाज से ये जो मूव है स्पेयर टायर ना रखने की, ये थोड़ी ज़्यादा एग्रेसिव है।
अगर हम गाड़ी की सस्पेंशन की बात करें तो अगेन जापानी गाड़ी मैंने चलाई थी, उसकी सस्पेंशन जो है वो जापानी रोडों के मुताबिक बनी थी और बहुत हार्ड थी, जबकि इस गाड़ी की जो सस्पेंशन है उसका रिस्पांस खड्डों पे और आपकी जितनी शहर की सड़कें हैं जो कि टूटी भी हुई हैं या उनमें स्पीड ब्रेकर भी हैं, उन पे भी बहुत अच्छा जो है रिस्पांस था। अभी भी हम एक खड्डे वाली सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी का जो रिस्पांस है ना टू द जंप्स ऑन द रोड वो बहुत ऑप्टिमल है एज अपोज टू अ JDM जो कि बहुत ज़्यादा आपको ना एकदम उसके अंदर जो आवाज़ आती थी खड्डे में लगने की वो बड़ी नास्टी सी आती थी। इसके अलावा गाड़ी की जो हैंडलिंग है वो भी बहुत अच्छी है, कंफर्ट हैंडलिंग दोनों डिपार्टमेंट में अगर मैं कहूँ तो गाड़ी जो है बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट है सुजुकी की, अगर हम किसी प्रीवियस प्रोडक्ट के साथ इसको कंपेयर करें। इसके अलावा गाड़ी की जहाँ तक ब्रेक का ताल्लुक है, गाड़ी में ABS ब्रेक्स दी गई हैं। सबसे पहले हम गाड़ी का 0 to 100 चेक करते हैं और उसके बाद फिर हम चेक करते हैं कि गाड़ी की ब्रेक की परफॉर्मेंस कैसी है, बिकॉज अगेन द गाड़ी की दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो गाड़ी की एक्सेलरेशन भी इंपॉर्टेंट होती है, बट 0 to 100 जितना गाड़ी जा रही है उसी तरह अगर आपको ब्रेकिंग करनी पड़े एट द स्पीड ऑफ 60 तो उससे 0 तक कितने टाइम पे आती है, मेरे ख्याल से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। ओवरऑल अगर हम इस गाड़ी की बात करें तो मेरे ख्याल से गाड़ी पाकिस्तान की ऑटो मार्केट के अंदर एक बहुत अच्छी एडिशन है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे शहरों के अंदर रश बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, पार्किंग के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, फ्यूल की कॉस्ट बहुत ऊपर जा रही है। सो ऐसे दौर में जबकि फ्यूल प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, पार्किंग के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, इस गाड़ी का साइज़ और फ्यूल इकॉनमी इसको ऑप्टिमल गाड़ी बनाता है शहर के इस्तेमाल के लिए। सो अगर हम देखें 12,95,000 बजट में आपको 0 मीटर गाड़ी 3 साल की वारंटी के साथ मिल रही है 660 सीसी, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मौजूद हैं। अगर हम इसी का कंपैरिजन करें जो इंपोर्टेड 660 सीसी गाड़ियाँ आती हैं जो कि 3 साल पुरानी होती हैं या 2 साल पुरानी होती हैं, कुछ एक्सीडेंटेड होती हैं, कुछ अच्छी हालत में होती हैं, तो एक अच्छी ग्रेड वाली गाड़ी 2015-16 मॉडल की अगर आप 660 सीसी गाड़ी इंपोर्ट करें तो वो 15 से 16 लाख रुपए कॉस्ट करती है, जबकि ये लोकली प्रोड्यूस गाड़ी जिसका पूरे पाकिस्तान में बैकअप मौजूद है, सर्विस मौजूद है, पार्ट्स मौजूद हैं, 12,95,000 रुपये की है। इसी तरह अगर हम इस गाड़ी के पार्ट्स की प्राइसेस को कंपेयर करें तो हेडलाइट्स जो हैं जो जापानी ऑल्टो है उसकी यूज़ हेडलाइट्स मार्केट में 40,000 रुपये का आपको मिनिमम पेयर मिलता था। इस गाड़ी की एक हेडलाइट 13,500 रुपये की सुजुकी के उस पर अवेलेबल है, मैंने चेक की है। इसी तरह गाड़ी के बम्परों की प्राइस, गाड़ियों के बम्परों की अवेलेबिलिटी और दीगर पार्ट की अवेलेबिलिटी सुजुकी ने मेक श्योर किया है कि वो उनकी तमाम आउटलेट पे मौजूद हों। जहाँ तक रहेगी इस गाड़ी की प्राइसिंग की बात, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब सुजुकी मेहरान बंद हुई थी तो पिछले साल अगर उसके प्राइस को कन्वर्ट करें डॉलर में वो तकरीबन 7,500-8 हज़ार डॉलर बनती थी, और आज अगर हम इस गाड़ी को डॉलर रेट पे कन्वर्ट करें तो इस गाड़ी की प्राइस भी तकरीबन लगभग 8,000 डॉलर मिल रही है, जबकि इसमें बहुत सी एडिशनल ऑप्शन मौजूद हैं जो कि सेफ्टी, सिक्योरिटी और आपके कंफर्ट के लिए डाली गई हैं। सो मेरे ख्याल से प्राइस तो जो है वो हर बंदे की एक पर्सनल कॉल और एक पर्सनल चॉइस है, बट ओवरऑल अगर मैं इस गाड़ी का मेरे से कोई मशवरा मांगता है या कोई मेरे से पूछता है कि ये लोकल ड्राइविंग के लिए हमें गाड़ी चाहिए तो मैं हर एक को ये कहता हूँ कि सुजुकी ऑल्टो जो है वो आज के दौर में 0 मीटर कार है, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है और सबसे बढ़ के आपको वारंटी मिलती है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करते रहा करें। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले रिव्यू में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।